संगात संचायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सन्मोहः सन्मोहात् स्मृति विभ्रंशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एंड सेकेंड श्लोक इज टेलिंग यू जब आप सुख और दुख को समान रखते हो तो किस तरीके से आपके जीवन में हर कर्म यज्ञ बन जाता है। जिस समय आपके अंदर मन विलीन हो जाता है, आत्मा और शरीर एक हो जाती है, तो आत्मा इज गंगा, शरीर इज यमुना, जब दोनों एक हो जाते हैं तो ज्ञान का जन्म होता है, अदृश्य सरस्वती। इसी संगम को संगम बोलते हैं और शरीर ही महाकुंभ बन जाता है। नहीं, रॉन्ग, नो। भगवद गीता बहुत वास्ट नहीं है, एक लाइन ही है खाली। वो 18 अध्याय है, लेकिन सब 18 अध्याय ना एक ही बन जाते हैं। और जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि का नाश मृत्यु के बराबर है। केवल और केवल कर्म पर अधिकार है और किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है। तो इसलिए सिर्फ एक ही सिंपल मंत्र है, काम करो और प्यार करो। तो शून्य हो गए हम, यूं पूर्ण हो गए हम, तन मन से हम ईश्वर के साथ हैं। हाथ ये हमारे नहीं, ईश्वर के हाथ हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शैली प्रिया और आप लोग मुझे बहुत सारे टीवी शोज़ में देख चुके हैं। आज मैं मिस्टर रोहित अरोड़ा के साथ बैठी हूँ, हु इज़ अ स्पिरिचुअल बिजनेस गुरु। एंड मैंने इनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे एंड देयर हैव बीन सो मेनी क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आए हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारे पास उसका हर तरह का एक आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू हिम, इनके परसेप्शन में उसका आंसर क्या है, आज हम वो जानेंगे। हेलो सर। तो मेरा आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है, जो कि हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड सबके पास इसके अलग अलग आंसर्स है, बट अकॉर्डिंग टू यू, आपके लिए व्हाट इज बीइंग स्पिरिचुअल? ओके, गुड क्वेश्चन। व्हाट इज बीइंग स्पिरिचुअल? सो स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए सिर्फ दो ही सेंटेंस है। फर्स्ट इज अनकंडीशनल लव and second is selfless work. So if you are living your life with unconditional love and you are doing selfless work, you are spiritual. And how do you know whether you are spiritual or not? When you close your eyes, you see peace within. And when you open your eyes, you have only one attitude: what can I do for you? If that is what you live by, you're actually spiritual. But sir, लाइक हम लोग जो बॉम्बे में रहते हैं, जो दिल्ली, बॉम्बे, या फॉर दैट मैटर आज जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल है, इट इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग लाइफस्टाइल। डू यू थिंक वी कैन एक्चुअली इम्ब्यू दैट इन आवर डे टू डे लाइफ? If you can't, you are living in the wrong way. Let's start our life. How do we start? I mean, मेरा पूछने का ये मतलब है कि 100% सेल्फलेस तो आजकल कोई नहीं हो पाता है। तो इज इट ट्रू दैट अगर कोई 100% सेल्फलेस अगर नहीं है तो ही इज नॉट स्पिरिचुअल? तो वो 100% स्पिरिचुअल नहीं है। हाँ, तो आई मीन या सो करेक्ट, दैट्स ट्रू। अगर हम अपना काम किसी चीज़ को पाने के लिए करते हैं, मेरे लिए, तो मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहा हूँ। इस पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली सिर्फ 4 ही कैटेगरी के लोग होते हैं, एंड आई एम गोइंग टू वेरी ब्रीफली एक्सप्लेन ईच कैटेगरी। इट इज कैटेगरी ए, विच इज द पीपल हु वर्क टू गेट मनी, टू गेट मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। सो उनका मोटिवेशन टू वर्क इज ओनली कि if I will do this much work, I will be able to make another house. True. If I do this much work, I will have this car. Or I will do this much work and I will be able to get these XYZ yacht and then jet and then whatever. It never ends. Why it never ends is because जब भी आप किसी चीज़ की चाहत रखते हो, तो उससे प्यार तभी तक होता है जब तक वो आपके पास नहीं होती है। Okay, हाँ. जैसे ही आपको मिल जाती है, Exactly. उसी मोमेंट पे उसकी चाह खत्म हो जाती है। हाँ. अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आप जिंदगी भर भाग रहे हो उसके लिए जो आपको मिलते ही जिसकी चाह खत्म होने वाली है, लेकिन फिर भागना शुरू कर देते हो। यानी कि आपको खुशी तो मिलने ही नहीं वाली,
हाँ। अल्टीमेटली हर आदमी खुशी के लिए काम करता है। उसको लगता है कि मेरे को गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। अब गाड़ी जैसे पार्किंग लॉट में पहुंचती है, आपको दूसरी गाड़ी दिख जाती है। जैसे आपका घर आ जाता है, आपको अनदर घर दिख जाता है कि ये तो हो गया अभी। तो वो चीज़ जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जो शायद आपको खुशी देती, वो तो खुशी दे नहीं रही, क्योंकि वो मिलते ही उसकी खुशी खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये पूरा संसार दुखी ही रहने वाला है, क्योंकि जब पीछे भाग रहा हूँ तो सोच रहा हूँ खुशी मिलेगी, तो मिलती नहीं। जैसे ही मिलती है उसकी खुशी खत्म हो जाती है, फिर भागना शुरू करता हूँ। तो आपको तो भागने की प्रैक्टिस हो गई है। बट थोड़ा सा मैं इसको पूछना चाहूँगी, जैसे ये तो आपने मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे बताया जी। बट दे आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आज के डेट में हम लोगों ने वैल्यू करना सीखा है, विच इज़ मेंटल पीस हो गया या टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स हो गया। ये जो एक टाइम पे हम लोगों को ऐसा लगता था कि घर वाले हैं ना, बाद में बात कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, बट थैंकफुली अब चीज़ें ऐसे चेंज हुई है जहाँ पे हम लोग, एटलीस्ट मैं इस चीज़ को अब अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रही हूँ कि पहले अगर घर से फ़ोन आया तो मैं बात कर लेती हूँ, तो वो चीज़ मैं करेक्ट कर रही हूँ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं, कि मैंने उस चीज़ को कोशिश की एंड आई एम लाइक कि अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक है, थैंक यू गॉड, आपने मेरे को, यू नो, आई हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ मी, अब मुझे इसके अलावा और नहीं चाहिए कुछ, एंड आई एम हैप्पी। तो मटीरियलिस्टिकली हम भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसको भी तो हम सेवर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो अभी मैंने आपको कहा था 4 कैटेगरी के लोग हैं। हाँ। मैंने ये नहीं बोला कि आप एक कैटेगरी में। हाँ। मैंने कहा था वो कैटेगरी है। देयर कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में वो लोग हैं जिनको अपने काम में ही आनंद आ रहा है। हाँ। वो काम में इतने खुश है ना, उनको काम में रहते हैं तो उनको कुछ याद नहीं रहता। हाँ। तो वो उस मोमेंट को पूर्ण रूप से एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही उस मोमेंट से बाहर निकलते हैं, फिर वापस सब कुछ आना शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, XYZ चीज़ें हिट होनी शुरू हो जाती हैं। तो कैटेगरी ए के लोगों को हमेशा एक ही मोटिवेशन रहता है, नदर कार और नदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। कैटेगरी बी के लोगों को हमेशा एक नया चैलेंज चाहिए होता है। लेकिन कैटेगरी बी के लोगों में एक बड़ा सुंदर भाव रहता है। कैटेगरी के बी के लोगों को मैं बोलता हूँ, दे ऑल ऑफ देम आर डांसर्स। ऑल ऑफ देम आर डांसर्स। आई हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डांसर। डांसर इज वन, अगर आप डांसर को देखें तो उसका क्रिएशन क्या है? एंटरटेनमेंट। डांसर का क्रिएशन क्या है? क्रिएशन, गॉड, नटराज। डांसर का क्रिएशन डांस है। He creates dance, creates right? dance, हाँ. But when Art, dance, basically. when he creates dance, हाँ. it is the only creation in the world in which the creation and the creator becomes one. Correct. नृत्य एक ऐसी अकेली कला है जिसमें नृत्य और नर्तक एक ही हो जाता एक है। ही होता है, yes, absolutely. जब भी आप किसी परफॉर्मेंस को देखने जाते हैं, आप ये नहीं बोलते कि मैं आज डांसर को देखने जा रहा हूँ, आप बोलते हैं मैं डांस देखने जा रहा हूँ। हाँ. क्योंकि उस समय वो स्टेज पर वो डांसर डांस बन चुका है। Exactly. तो शिव सूत्र में बड़ा सुंदर सूत्र है, कहते हैं नर्तक आत्मा। दैट मीन्स कि जिस समय आप अपने कर्म के साथ एक हो जाते हो, जिस समय आप कर्म के साथ एक हो जाते हो, आपकी आत्मा नर्तक बन जाती है। आप स्वयं एक नृत्य की तरह बिहेव करते हो। ये है कैटेगरी बी, जिसको अपने कर्म में बहुत मजा आ रहा है। उसको वो आनंद की अनुभूति भी है, उसको मजा आ रहा है कि बस यही करना है मुझे और कुछ नहीं करना। लेकिन वर्ल्ड खींचता है अपनी तरफ, कुछ ना कुछ तो खींचता ही है, घर वाले खींचते हैं। तो कैटेगरी ए वाले यूजुअली वीकेंड का वेट करते हैं, कैटेगरी बी वाले वीकडे का वेट करते हैं कि कब खत्म होगा संडे और मंडे जाऊंगा। और कैटेगरी, अच्छा आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, मैंने पहले भी लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है कैटेगरी ए में कितने लोग हैं दुनिया में? 90%। वेरी गुड, सब में सेम आंसर दिया मुझे। इसका मतलब क्या है? 90% लोग अगर ऐसे हैं तो स्कूल में टीचर ऐसे हैं, घर में पेरेंट्स ऐसे हैं, आसपास के एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो ऐसे हैं, जो मुझे पैसे देते हैं वो ऐसे हैं, जिनको मैं पैसे देता हूँ वो ऐसे हैं। तो मतलब हमने इस दुनिया को कम्प्लीटली दुख के अंदर डाल दिया है। हाँ।
तो अभी जो बी पर है वो उस 10% में कैटेगरी में है, लेकिन उसको खींचने वाले तो 90% वाले हैं। 90% है, हाँ। तो अगर सपोज वाइफ बी पर है और हस्बैंड ए पर है, तो वाइफ की जिंदगी तो हो गई खराब। हाँ, हस्बैंड बी पर है, वाइफ ए पर है, तो वो बेचारा सोचता रहेगा यार घर हाँ, जाऊंगा हाँ। फिर लड़ाई होने वाली है। एग्जैक्टली। क्योंकि दोनों अलग ऑर्बिट से सोच रहे हैं अपनी लाइफ को, दोनों की लाइफ का मीनिंग ही चेंज है, डिफरेंट है फ्रॉम द टू ऑर्बिट्स, दे सीइंग थिंग्स फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्बिट्स। लेकिन कैटेगरी बी के लोग कंपेयर टू ए ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका टाइम they spend on their work is large, so they enjoy their life more than people at A. But there is category C, जिनका narrative life का change हो जाता है, and that's where now you're going closer to spirituality. Okay. कैटेगरी सी में कौन लोग हैं? कैटेगरी सी में वो लोग हैं जो कि बहुत छोटा परसेंटेज है, लेकिन वो छोटा परसेंटेज बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। कैटेगरी सी में वो है जिनकी लाइफ का नैरेटिव चेंज हो जाता है। कैटेगरी ए में नैरेटिव होता है लाइफ का, दिस गिफ्ट इज गिवन टू मी, ये मेरे को डांसिंग का गिफ्ट या सिंगिंग का गिफ्ट या फिर पेंटिंग का गिफ्ट या बिजनेस करने का गिफ्ट मुझे गिफ्ट दिया है, सो दैट आई कैन अर्न मनी आउट ऑफ इट, आई कैन मेक ए ग्रेट लाइफ आउट ऑफ इट। करेक्ट। कैटेगरी बी में वो लोग हैं जो बोलते हैं कि ये स्किल मुझे दिया है, दिस गिफ्ट इज गिवन टू मी सो दैट आई कैन एंजॉय इट। पर कैटेगरी सी में नैरेटिव चेंजेस, तो यू थिंक डिफरेंटली, यू से this gift is not given to me, this gift is not given to me, this gift is given through me for the world to enjoy. तो कैटेगरी ए में और बी में मैं हूं और कैटेगरी सी में मैं नहीं हूं। हाँ। और जब मैं नहीं होता हूं तो मैं इस नेचर का पाइपलाइन बन जाता हूं, लाइक अ मीडियम। आई एम जस्ट ए माध्यम, आई एम जस्ट ए जरिया। अभी मैंने एक छोटा सा बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट। दैट्स द जर्नी ऑफ योर लाइफ, वेरी डिफिकल्ट। दैट्स जर्नी ऑफ लाइफ। अभी हमने एक डॉक्टर्स ने मुझसे, दिस इज डॉक्टर एसोसिएशन कॉल्ड एज फॉक्सी, फॉर विच दे वांटेड मी टू राइट अ पोएट्री फॉर देम, विच एक्चुअली विल बी, देन दे कन्वर्ट दैट इनटू अ सॉन्ग। और उसमें जो उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुनीता, देन शी आस्क्ड मी कि मुझे ना स्पिरिचुअलिटी लानी है मेडिसिन के अंदर, देन हाउ डू यू ब्रिंग स्पिरिचुअलिटी इन मेडिसिन? तो स्पिरिचुअलिटी इन एनी प्रोफेशन कैन कम ओनली व्हेन यू बिकम मीडियम, देयर इज नो अदर वे। यू कैन, अगर आप समझ रहे हो कि मैं माध्यम नहीं हूँ, मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ, तो एक पॉइंट पे आके आप ग्लास सीलिंग हिट कर दोगे हैप्पीनेस की, यू विल बी अनहैप्पी, बिकॉज यू विल थिंक कि अरे मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। क्या नहीं मिला? अप्रिसिएशन नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। मैंने भी वही किया, उसने वो किया, उसको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया। अरे पता नहीं क्यों मेरे पास नहीं आते, मेहनत तो मैं उतनी करता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो आप हमेशा मैं पे इतने ज़्यादा चले जाते हो तो आप डिप्रेशन में जाने ही वाले हो, बिकॉज मैं इतना बड़ा डिप्रेशन है ना। एक कबीर जी की एक बड़ी सुंदर सी कविता है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, पूरा याद नहीं आ रहा है। मैना करके मैं उड़ गई, मैना और मैं करके मेरा सर कट गया। मैं कौन करता है? हाँ, बकरा। हाँ, तो मेरा सर कट गया, लेकिन मैं करके सर कट गया, लेकिन मैं ना करके मैं उड़ गई। तो जब आपका मैं है तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर हो। एग्जैक्टली। तो जब वो कविता की कुछ पंक्ति हैं, मैं सुना देता हूँ। चित्त में विवेक जन्मा, चित्त मतलब माइंड, चित्त में विवेक जन्मा, जाना शाश्वत का होना। जब विवेक का जागृति हुई तब समझा कि सब शाश्वत मतलब विच विल नेवर डाई, जाना शाश्वत का होना। तो शून्य हो गए हम, शून्य मतलब मैं चला गया। तो शून्य हो गए हम, यूं पूर्ण हो गए हम। शून्य होने से ही आप पूर्ण होते हो। तो शून्य हो गए हम, यूं पूर्ण हो गए हम, तन मन से हम ईश्वर के साथ हैं, हाथ ये हमारे नहीं ईश्वर के हाथ हैं। तो जब आप इस भाव में आ जाते हो ना कि ये सब मेरा नहीं है, ये तो उसका है और इसके थ्रू मुझे इस वर्ल्ड को सुंदर बनाना है, करेक्ट। तब आपका कर्म ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बन जाता है।
लेकिन सर अभी आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं आपने कर्मा के बारे में अभी जस्ट मेंशन किया, और कर्मा की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। मतलब मेरा हर एक एक्शन कर्मा से रिलेटेड होता है, और अगर सपोज कुछ ऐसा होता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अपना कर्मा नहीं खराब करना है, तो लेट्स टेक द अदर वे आउट, लेट्स फाइंड सम अदर वे आउट। बट मुझे ये जानना है कि आज के टाइम में कोई अपना कर्मा कितना बैलेंस करके रख सकता है। जैसे मैं बताती हूँ, आई एम एन एक्टर, मेरा ये काम है टू फेच वर्क, मेरा ये काम है कि उनका नहीं मेरा हो जाए बेशक, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये अगर सोच आ रही है तो क्या मेरा कर्मा खराब हो गया? यस कर्म की शुद्धि आपके कर्म से नहीं होती, कर्म की शुद्धि आप जो करते हो उससे नहीं होती, आप कर्म की शुद्धि आप क्यों करते हो उससे ही होती है। सो व्हाट यू डू doesn't make that work pure. Okay. But why you do what you do makes it pure. So intention behind the work makes the work pure. So I'll give you an example, very simple. So knife is a knife. Okay. Knife is a knife. उसी knife से अगर आप किसी का मर्डर करो तो वो knife हो गई तामसिक। उसी knife से तो पाप, knife तो बेचारी knife ही थी। उसी नाइफ से आप सब्जी काटो तो वो नाइफ हो गई राजसिक। हाँ। कि उससे आपने किसी का भरण पोषण हाँ, किया। लेकिन अगर उसी नाइफ से आप किसी का ऑपरेशन करो और जान बचाओ तो वो हो गई सात्विक। नाइफ ने कटिंग ही की है तीनों में। करेक्ट। लेकिन आपने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने क्यों किया उससे बहुत फर्क पड़ता है। इंटेंशन बिहाइंड इट। तो अगर आपको डाउट हो रहा है ना कि मेरी इंटेंशन मेरे लिए है, हाँ। और मैं सिर्फ अपना ही सोच रहा हूँ, हाँ। या सोच रही हूँ, हाँ। तो आपका कर्म इम्प्योर हो गया है। इट इज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी। बॉल ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आनी है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नीचे क्यों आ रही। तो इफ माई चिल्ड्रन आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई सेड इट्स वेरी सिंपल। इट्स एक्चुअली सो सिंपल दैट बिकम्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि जो सच है वही सच है, बाकी तुम कितना मर्जी उसको जस्टिफाई कर दो, सच तो सच ही है, झूठ झूठ ही है। वो उसको कोई भी नेचुरल लॉ उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो बी क्लियर फ्रॉम इनसाइड। आई मीन इट इज अ प्रैक्टिस जो कि एक दिन में नहीं आएगा। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिस। इसको करना पड़ेगा। करेक्ट। सो बिकॉज़ वी हैव बीन डूइंग दिस ऑल आवर लाइफ। अब जब चीजें सही करनी है तो इट विल नीड अ जर्नी टू। करेक्ट। यू नो टू बट इट, यू नो हाउ फास्ट इट हैपेंस। आपको लग रहा है टाइम लगेगा, हाउ फास्ट इट हैपेंस। जितना समय आपको पलक झपकने में लगता है ना, उतना जल्दी होता है। इट इज़ नॉट वेरी, इट इज़ दैट वो पलक झपकने का समय कब आएगा ना, उसमें टाइम लगता है। लेकिन झपकने से पहले और झपकने के बाद आप चेंज हो जाते हो, लेकिन आप रेडी नहीं हो उसके लिए, क्योंकि आप फुल्ली अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अभी आप संदेह में हो कि अगर मैंने ऐसा करना शुरू किया, मेरे को तो याद है मेरे सेशन में कुछ लोग खड़े भी जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब कि देते जाओ तो exactly, मेरे को मिलेगा नहीं तो एग्जैक्टली। तो अगर देते जाओ और मुझे मिलेगा नहीं तो ये भाव से करोगे तो फिर तो नहीं मिलेगा। वैसे भी अब जिसके पीछे भागते हो वो आपको मिलता नहीं है। बटरफ्लाई यू कैन नॉट कैच इफ यू आर ट्राइंग टू चेज अ बटरफ्लाई। जस्ट स्टैंड, बटरफ्लाई विल कम एंड सिट्स ऑन योर शोल्डर। सर आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो मैंने लिटरली जॉट डाउन किए थे। सो डू यू माइंड इफ आई लाइक ओपन माय फोन एंड आस्क यू दोस क्वेश्चंस? यस, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज, आपने बिजनेस को भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि अगर जहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं या किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है प्रॉफिट कैसे आएगा, बिजनेस स्पिरिचुअल कैसे बने। आपने ना शुरू में एक बड़ी सुंदर बात बोली थी ना, ऑपोजिट है दोनों। कंप्लीटली ऑपोजिट है। एक्चुअली नहीं है। आपको ना मैं कुछ तो 500-600 साल पुराना पहले लेके जाता हूँ। ओके। आज भी लोग फॉलो करते हैं लेकिन भूल गए। वही ना, हम बेहोश हो गए हैं, हम होश में ही नहीं हैं। मैं बाहर कई बार लोगों को देखता हूँ ना, हम इतने बेहोशी में जी रहे हैं ना, इतने बेहोश। मेरे घर पे, मेरे बाहर सोसाइटी में लोग बेहोश हैं। बेहोशी से बड़ा ना और बोरिंग लाइफ से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। अगर आप बोर हो तो क्या करते हो?
रील टीवी देखते हो, देखना, हाँ मतलब पाप ही नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को बिजी रख रहे हो, उसको दिखा रहे हो कुछ। हाँ अब लाइफ में के कर्म में, आपका जन्म होते ही कर्म आपको मिलता है एज ए गिफ्ट। द ओनली गिफ्ट दैट नेचर गिव्स यू इज योर कर्मा, इज योर वर्क। लॉर्ड कृष्णा तो एक भी ये बात भी कही थी कि दुनिया में कितनी भी तकलीफ होना आपकी लाइफ में, देयर इज ओनली वन मेडिसिन, वर्क। आप डिप्रेशन में लोग हम बैठे हुए हैं आजकल, कुछ नहीं मेडिसिन, कोई मेडिसिन खाने की जरूरत है, काम कर लो, मेडिसिन खत्म। स्टार्ट योर वर्क, दैट इज द नेचर्स गिफ्ट टू यू। जस्ट डू योर वर्क, योर डिप्रेशन इज गॉन। दैट्स हाउ यू कैन हील दिस वर्ल्ड। That's how you heal this world. So business और spirituality opposite नहीं है। 500 or 600 years back, जब भी व्यवसाय हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, जिसको आज हम बिजनेस का नाम देते हैं, उसमें बोला जाता था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भागवेत। हमने क्या बोला? सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने कभी बैठ के नहीं बोला मन्ने भवन्तु सुखिनः। आज अगर मैं ये प्रेयर गाऊं ना, या एक बच्चा गाए ना, तो माँ उसको बोल देगी, देख तूने सबके लिए मांग लिया ना, अपने भी मांग लिया अभी तो। एक्चुअली बोल देगी, बिकॉज उसको लगेगा ये सबके लिए मांग रहा है, इसके लिए तो अपने मांगा ही नहीं कुछ भी। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भगवान से भी ना आप पर्सनली कुछ मांग लो। नहीं, अब तो हो ही गया है, अब तो कुछ मांगना है तो चलो दर्शन कराते हैं करेक्ट। यहाँ पे। तो आपका अब महाकुंभ चल रहा है, तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी, मैं तो नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो बट लेकिन क्वेश्चन है कि हमको आपका संन्यास आपके व्यापार में ही जन्म लेना चाहिए। तो जहां आप हो वहीं पर मंदिर का जन्म हो जाता है। आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपका व्यवसाय, आपका कर्म अगर स्पिरिचुअल नहीं है, तो आप क्या स्पिरिचुअलिटी मंदिर में कैसे ढूंढने जा सकते हो? बिजनेस का अर्थ व्यापार है, मेरे लिए बिजनेस का अर्थ व्यापार नहीं है। मेरे लिए बिजनेस का अर्थ प्यार है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखें तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, तो क्या बिजनेस सच में स्पिरिचुअल हो सकता है? जहाँ पे अगर आप खुद ही मतलब मुझे इनलाइटन कीजिए इस चीज़ के लिए कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक मेजर होता है कि हमने इतना इसमें इन्वेस्ट किया है तो इतना तो प्रॉफिट आना चाहिए। नाउ इफ़ वी हायर पीपल, अगर हमें पता है कि वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें चाहिए, हम डेफिनेटली आवाज़ उठा के बात करेंगे। हम डेफिनेटली ये बोलेंगे कि यार यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम उनको डांटेंगे, फटकारेंगे। हम यहाँ तक ये भी बोल देंगे कि अगर तुम अच्छे से काम ना करो तो हम आपकी सैलरी कट कर देंगे। तो कहाँ तक कोई सही कर सकता है अपनी? बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत डीप बात है। एक बात समझिए। हाँ जी। घर पे चलते हैं, ठीक है, बिजनेस में बाद में आते हैं। हाँ जी। घर पे आपका भाई या आपकी मदर या आपके फादर से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि उन्होंने आपके ऊपर कितने पैसे खर्च किए आज तक, उनके पास एक बैलेंस शीट होगी क्या? है क्या? आई होप ना हो। नहीं है। मैं उनसे ये पूछूं कि आपने ना कितने करोड़ का खाना खिला दिया, वो ना मुझे डांट देंगे, कहते क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? लग जाएगी ये बात। दिल पे लग जाएगी। क्यों दिल पे लगेगी? क्योंकि आप उनकी संतान हो, यू आर ए चाइल्ड। और चाइल्ड ना को नेचर का गिफ्ट है एक माँ बाप को कि बच्चों से वो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। True. ये रिवर्स ट्रू नहीं है, ये वन साइडेड है, पेड फॉरवर्ड है। यू विल लव योर चिल्ड्रन मोर देन यू लव योर पेरेंट्स। इट्स वेरी इट्स नेचर्स गिफ्ट, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। आप इसको जितना भी डिनाई करो, नहीं मैं तो पेरेंट्स, वो लेट योर चाइल्ड टेक बर्थ,
then you will know. That moment, Every day my mother says the same thing. that moment, that transformation happens. Now how and why? तो जिस समय आपसे इतना प्रेम किया, तो आपको देते समय कुछ सोचा क्या? नहीं सोचा. बैलेंस शीट बनाई? नहीं बनाई. P&L स्टेटमेंट बनाया? नहीं बनाया. प्रॉफिटेबिलिटी चेक करी? नहीं करी. But are they proud of you? Answer is yes. They have given birth to a flourishing being who can think and talk to me like this. I was not expecting this conversation, frankly. But it is a very intelligent conversation. It's a very intense conversation. This is the nurturing of a being that they did. Really thank to them. Now, business और इसमें क्या फर्क है? You are a parent to your business. If you will not give in unconditionally, I was talking to a very big industrialist, and he asked me a question that, and they have become investors after some time. I only told him one thing. Like investor और founder में पता क्या फर्क होता है? बहुत फर्क होता है. इन्वेस्टर कभी फाउंडर नहीं होता. क्यों? क्योंकि फाउंडर कभी ये कैलकुलेट नहीं करता कि कब तक मैं इसमें घुसा रहूंगा. और अगर करता है तो फाउंडर नहीं है, वो इन्वेस्टर. मैं अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट इतना ही करूंगा. क्योंकि नेचर और ईश्वर दोनों आपको टेस्ट करते. कब तक खड़ा है देखे तो सही. चल आज लॉस 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 लॉस, भैया कितना डाल दिया, लॉस ही लॉस हो रहा है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया 10 साल पहले, तो इसलिए थोड़ी स्टार्ट किया था कि मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा. सच में नहीं किया था. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि मुझे, और जब फर्स्ट डे आई रिमेंबर, आई स्टिल हैव दोज नोट्स, आई रोट 100 years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. आई डिड नॉट राइट 10 years. सो सकता मैं खुद जीने नहीं वाला. What is transformation? That's my company. Okay. So we work with businesses, and I started Transorganization to help businesses become scalable, global, but through dharmic ways, not adharmic ways. It was not easy. It is still not easy. It is Because still I'm investing continuously in it. I'm continuously investing till today. Profits are far away. I don't know when they will come. But I very proudly say that एक दिन भी नहीं है पिछले 10 साल में जब मेरे जेब में पैसे होते हैं. नहीं होते. लेकिन एक दिन भी नहीं है जब मेरे दर पे कोई आया उसको पैसे की कमी पड़ी है. लेकिन सर, जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम एक बहुत प्योर हार्ट और कहते हैं ना ब्लड एंड स्वेट लगा के किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. मे बी हम उस लेवल पे स्पिरिचुअल बनने की भी कोशिश करते हैं जिस एक्सटेंट तक हम जा सकते हैं. हमारा बिजनेस फ्लरिश हो गया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. हम कब तक अपने उस स्पिरिचुअलिटी के पाथ से डेविएट नहीं होंगे? क्योंकि बिजनेस जब ग्रो होता है तो बहुत सारे एस्पेक्ट भी ग्रो होने लग जाते हैं ना. ग्रीड भी ग्रो होने लग जाता है. तो हम कब तक उसको संभाल के और कंट्रोल में रखेंगे? मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा, तो आप ध्यान रखना उसको हमेशा, लाइफ लॉन्ग. कभी बिजनेस मत बनाना, खुद को बनाना. सो व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, डोंट सी व्हाट यू आर बिल्डिंग, सी व्हाट यू आर बिकमिंग व्हाइल यू आर बिल्डिंग. Yeah, true. So if business is going up and you are going down, it will eventually go down. So when you are building something, always keep an eye of what am I becoming while I'm building this. इसको बनाते हुए मैं तामसिक जोन में जा रही हूँ कि मैं सात्विक जोन में जा रही हूँ. अगर मैं सात्विक जोन में जा रही हूँ तो मेरा बिजनेस परपेचुअल मशीन बनने ही वाला है. Because ultimately business is a reflection of you. It's basically oneness with the work. It's नृत्य, वो आपका नृत्य है. Yes. अगर वो आपका नृत्य, तो नर्तक पे ही डिपेंड करता है ना. अब ये तो नहीं हो सकता कि नृत्य अच्छा हो रहा है और नर्तक तो खराब हो रहा है. जब तक नर्तक, डांसर शुद्ध है तो नृत्य ऑटोमेटिकली प्योर हो जाएगा. डांसर अशुद्ध हो गया, नृत्य कितना भी आपने टेक्निकली अच्छा किया हो, किसी की आत्मा को छुएगा नहीं. सो इज दैट व्हाट जिसको हम एकम कहते हैं, क्या ये वही होता है? दिस इज वननेस. सो अनदर फाउंडेशन दैट आई रन इज कॉल्ड डिस्कवर एकम. Discover Ekam. That's another foundation which I run.
which basically works, which basically delivers spirituality to the world. So we do a lot of work with schools, we do a lot of work with underprivileged children, we do a lot of work with old age homes. So how do you connect transgenization with Ekam? Is there any connection? आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये था ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि रूप में दोनों अलग हैं, लेकिन मेरे लिए डिस्कवर एकम स्वरूप है और ट्रांसफॉर्मेशन रूप है। यानी डिस्कवर एकम आत्मा है और ट्रांसफॉर्मेशन शरीर है। यही चीज उसके अंदर गई है। एक बिजनेसमैन को मैं डिस्कवर एकम लेके दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन बिजनेसमैन के पास अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लेकर जाऊंगा तो उसको फंक्शनैलिटी सही दिखेगी उसमें कि हाँ ये चीज़ें मुझे चाहिए। सो ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली बिजनेसमैन का हाथ पकड़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कंसल्टिंग वर्ल्ड जिसमें मैकेंजीज एंड बीसी बेन्स एंड BCGs took birth और KPMGs and Andersons took birth, consulting world is not meant for India, especially for the small companies. And अब आपके पास कोई कंसल्टेंट आएगा, वो बोलेगा कि मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए, आप बोलोगे क्या करना चाहिए तो मुझे पता ही है, तो करके तो दिखा, मुझसे तो होता नहीं है। तो इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस को हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उनको सारथी की ज़रूरत है जो उनके साथ में युद्ध में जाएगा, जो बाहर बैठ के नहीं बताएगा कि क्या करना है, जो जब वो लड़ाई हो रही होगी और एज अर्जुन फेल डाउन कि मैं नहीं करूंगा ये सब कुछ, तो वो वहीं पर बैठ के कुरुक्षेत्र के अंदर काउंसलिंग करेगा। जब सामने से हथियार आ रहे होंगे तब उसके मन में भी वही दर्द होगा जो अर्जुन के मन में होगा, लेकिन इसके अंदर इसका ये बना हुआ ऐसा है कि ये अर्जुन को भी सपोर्ट दे देगा। तो ट्रांसगनाइजेशन इज दैट सारथी ऑफ as many businesses as possible. We want to become for all businesses in India. So come be a part of us, because we will not let the difficulties of this environment and ecosystem and money and everything hurt you, because आपके अंदर शक्ति बहुत है, बस आपका मन बड़ा वीक है, आप डर जाते हो। एक मैं आपसे बहुत ही ब्लंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, डू यू थिंक आज के टाइम में, लाइक आज लिटरली इस एरा में जिसमें हम अभी जी रहे हैं, उसमें कोई सेल्फलेस बिजनेस कर सकता है, कीपिंग इन माइंड कि उसको बहुत बड़ा बनना है? ऑफ कोर्स वही तरीके से बड़ा बन सकते हैं और कोई बड़ा बनने का तरीका भी नहीं है। मॉनेटरीली ही बात कर रहा हूँ। सेल्फलेस बिजनेस ही बड़ा बनता है, बाकी सब कुछ टाइम तक रहते हैं फिर निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ। अब सेल्फलेस बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, सेल्फलेस बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, सेल्फलेस बिजनेस का मतलब तो वो तो है ही नहीं। एनजीओ थोड़ी खोलनी है। नहीं, जैसे मतलब एवरीडे, जैसे हम कहीं भी काम करते हैं, नॉट जस्ट इन अ बिजनेस सेक्टर, हम आप फॉर दैट मैटर ले लो, आप घर पे भी जो मम्मी काम करती हैं या हमारे लिए खाना बनाती हैं, हम उन सब चीज़ों में भी वी डोंट सी द गुड पार्ट ऑफ इट। अगर कभी नमक ज़्यादा हो गया तो हम ये नहीं बोलेंगे बाकी सब कुछ ठीक है, हम बोलेंगे भाई नमक ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया। तो इट इज़ अ ह्यूमन नेचर दैट वी सी द बैड थिंग्स फर्स्ट और हम अप्रिसिएशन पे लेटर ऑन जाते हैं, जो कि हमें उल्टा करना चाहिए बेसिकली। करेक्ट, गुड पॉइंट। तो कैसे हम लाइक हमारे सामने अगर हमें कुछ फ्लॉज दिख भी रहे हैं तो उसको ओवरकम करके हम उसके अच्छे पार्ट को देखें, तो क्या ये बिजनेस में हो सकता है? आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर है। अब मम्मी को आपने बोला कि नमक कम हो गया, तो मम्मी नेक्स्ट डे खाना बनाना बंद कर देती है? नहीं, शी विल बी केयरफुल। Better careful not, but yes. Sorry. But she will still make. Yes. और वही रेसिपी, सेम रेसिपी कुक बनाए और मम्मी बनाए, किसका खाना अच्छा होता है? मम्मी का ही। क्यों होता है? पता नहीं मुझे, मैं तो खाया है बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बट इंटेंशन। अच्छा, इंटेंशन। माँ के अंदर एक शिव तत्व होता है। शिव तत्व क्या होता है पता है? शिव तत्व वो होता है जिसमें आपके घर में जब माँ खाना बच्चों को परोस रही होती है ना, और आप खाना खा रहे हो, आप बोलते हो कि मम्मी दाल अच्छी लगी है, एक और देना जरा, तो मम्मी फटाफट आके दे देती है। आपने सोचा नहीं कि अंदर उनके लिए बची है कि नहीं बची है।
और शायद नहीं भी बची होगी, लेकिन वो आपको देगी ज़रूर। ये माँ का शिव तत्व है, सेल्फलेस। जिस समय आप अपने फर्स्ट काम के लिए बाहर जा रहे हैं और आपका यू हैव ब्रदर नो, आई हैव सिस्टर, एल्डर सिस्टर। ओके, सपोज आप अपने आप फर्स्ट काम के लिए बाहर जा रहे हैं और सडनली आपका कुछ शूज़ पहन रहे हैं और आपको शूज़ फिट नहीं आ रहे, तो माँ अपने आप आके अपने दे देगी। तब ये नहीं सोचेगी कि मेरे शूज़ लेकर जा रही है वो। ये शिव तत्व है। ये शिव तत्व आता कहाँ से? ये आता है आपके अंदर के सेल्फलेस लव से, अनकंडीशनल। यही वास्तविक प्रेम है, बाकी सब तो प्रेम है ही नहीं। अब क्या ऐसा ही मैं प्रमोटर बन सकता हूँ? फॉरगेट अबाउट लोग कैसे हैं। क्या मैं खुद ऐसा बन सकता हूँ कि मैं लोगों के फ्लॉ ना देखूं और मैं लोगों के, अगर मैं डांटो भी ना तो उसमें प्रेम हो घर में। और घर तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। घर के अंदर हमको अपने माँ बाप की डांट प्यारी लगती है। उस समय शायद गुस्सा आता है 2 मिनट के लिए, लेकिन बाद में प्यार लगती है। अगर बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है एक पॉइंट के 2 स्ट्रॉन्गर हो जाता है। exactly. तो आपकी जब डांट में प्रेम होगा ना, तो लोगों को बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी डांट इसलिए है कि उसके करने से मुझे नुकसान होने वाला है, तो लोगों को उस कारण के कारण बुरा लगता है कि आपने मुझे इसलिए नहीं डांटा कि मैंने गलत किया, आपने मुझे इसलिए डांटा क्योंकि मेरी गलती से आपको नुकसान होने वाला है। आप समझ रहे हो? तो बिजनेसेस जिसके अंदर प्यार फैल जाता है ना, वो व्यापार नहीं रहता है, वो प्यार ही बन जाता है, फैमिली बन जाती है, वो फैमिली बन जाते हैं, वो परिवार बन जाते हैं। तो वही बिजनेसेस ग्रो करते हैं। वो कुछ टाइम तक नीचे जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स की कोई भी पावर उस बिजनेस को तोड़ नहीं सकती। आप डाउन टर्न में जाओगे ना, जो कि हर बिजनेस जाता है, और आपने इन प्यारे परिवार वालों को बुला के बोला कि मुश्किल है, 2 महीने सैलरी शायद नहीं आएगी, वो रात दिन एक करके काम ज्यादा करेंगे, देन दे आर नॉट वर्किंग फॉर पे चेक। वो भाव बदल जाता है, वो भाव बदल जाता है। तो आप कभी भी प्रेम से कुछ भी बनाओ, वो गंदा भी हो ना, वो अच्छा ही लगता है। तो बिजनेस कोई अलग नहीं है, बिजनेस सिंपल है। बिजनेस के अंदर प्रेम भाव डालना है, और प्यार का ऑपोजिट नफरत नहीं है, प्यार का ऑपोजिट व्यापार है। तो अगर प्यार का ऑपोजिट व्यापार है, तो जो बिजनेस प्यार से बनता है वो व्यापार कैसे हो सकता है? वही स्पिरिचुअल होता है। और एक क्वेश्चन जो कि हमारे जनरेशन के लोग ज़्यादा इस चीज़ में डाउट मानते हैं, क्या स्पिरिचुअल होना और भगवान की पूजा करना कि आज कुछ नहीं खाऊंगी, आज व्रत है, जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ये सही है? या फिर स्पिरिचुअलिटी हैज़ अ कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग टू डूइंग पूजा पाठ? ओके, पूजा पाठ गलत है ये मैं नहीं बोलूँगा। पूजा पाठ आप क्यों करते हो, उससे वो पूजा पाठ स्पिरिचुअल बनती है। सेवा का अपना एक रूप है जो लोग करते ही हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ कर्म है। अब वो कर्म क्यों कर रहे हो वो उसको स्पिरिचुअल बना देगा। आप बात समझ रहे हो? तो आपकी क्रिया क्या है, उस क्रिया से वो क्रिया स्पिरिचुअल नहीं होती। वो क्रिया क्यों की जा रही है, उससे वो क्रिया स्पिरिचुअल होती है। तो अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर या अपने काम के अंदर बेईमानी कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं का जॉब करता हूँ तो लेट जाता हूँ, लेकिन किसी और को बोलता हूँ कि प्लीज़ ज़रा मेरा ना पंच कर देना, और मैं उस टाइम पे मंदिर जाके आता हूँ, तो भगवान तो बहुत खुश होने वाले हैं आपसे। बोले कि अच्छा काम कर रहा है भाई तू, तो मेरे पास आया तो है। तो वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो आपके एक्शन से थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का जन्म होता है। सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी वो है जो कि सेल्फलेस काम से जन्म लेती है, और तब जहां भी आप जाओ वहां मंदिर का जन्म हो जाता है।
अब अगर आप सेवा भी सेल्फलेस करें तो आप मीरा बन जाओगे। मीरा तो पूजा पाठ ही करती थी ना, लेकिन उसका भाव अलग था। जैसे अभी मैंने पहले भी बोला, पीयूष मिश्रा जी की बड़ी सुंदर कविता है, उन्होंने गाई है। वो बोलते हैं कि वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। इश्क को काम समझते थे। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम बड़े मसरूफ रहे, ना इश्क किया ना काम किया। तो अब इसको ध्यान से देखिए, जो इश्क को काम समझते थे भक्ति योग मीरा, जो काम से आशिकी करते थे कर्म योग। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आज मेरे को ऑफिस नहीं जाना है क्योंकि आज मुझे पूजा करनी है, मैं उस बात में बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है, और जब कर्म भक्ति बन जाता है तो ऑटोमेटिकली हर कस्टमर कृष्ण बन जाता है, हर वेंडर ईश्वर का रूप ले लेता है। मेरे से ना एक बार एक छोटा सा, मैं अपने कॉलीग से कुछ बात कर रहा था एयरपोर्ट के ऊपर, तो मेरी ऐसी बातें, यूजुअली मेरी बातें ऐसी होती, तो मैं बातें करते करते एक वो जो चेक कर रहे होते हैं ना आपको, फ्रिस्किंग कर रहे होते, उसने सुन लिया। तो उसने मुझसे पूछा कि आप अभी अपने मित्र से बात कर रहे थे, मेरा एक क्वेश्चन है, जरा आंसर करोगे क्या? मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, बोला मुझे पूजा करने का समय ही नहीं मिलता, सुबह आता हूँ फिर ओवर टाइम भी लग जाता है, और दिन भर सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रिस्किंग कर रहा हूँ, और हर फ्रिस्किंग वो अच्छे से ही करनी है, क्या करूँ? तो मैंने कहा 2 मिनट जरा साइड पे आओ, मुझे पीछे वेट कर रहे। दूसरे वाले को बुलाया, तो मैंने कहा देखो अब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो मेरा उत्तर देना मेरा दायित्व बनता है, बिकॉज ये प्रश्न आपके सामने, शायद मेरे सामने मेरा भाग्य कि मैं आपको बता पा रहा हूँ आंसर इसका। कि आप काम से आशिकी करो, मतलब क्या? काम में भक्ति देखो, मतलब क्या? पूछ रहा मतलब क्या? क्या हनुमान जी के भक्त हो ना, तो आप सोचो, और आपको तो समय मिलता है, आपके सामने जब आता है तो आदमी सरेंडर्ड आता है, आपको समय मिलता है कि आप उसके अंदर हनुमान जी को देख सको। आप फ्रिस्क मत करो, आप पूजा करो, और जब लास्ट मोमेंट आए ना उसको निकालने का, तो अपने मन के अंदर एक गुलाब को जन्म दो, और वो मन के अंदर जन्म हुए गुलाब को उसके चरणों में डाल दो, और निकलते समय नमस्कार करो, बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो आपको तो सुबह से शाम तक पूजा शुरू हो गई ना। तो आपने जब कर्म में भक्ति देख ली, तो हर आदमी जो आपके पास आ रहा है वो तो हनुमान जी बन गया, वो तो आपका इष्ट बन गया। तो यही वास्तविकता में सही जीना है। मतलब बाकी सब एबनॉर्मल है, बाकी सब एबनॉर्मल है, तो मतलब कुछ भी, ये दुनिया तो इस समय पूरी एबनॉर्मल जोन में चल रही है। बट सर जैसे मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आई लव माई वर्क, मतलब एक्टिंग इज समथिंग जो कि उसके अलावा और मैं शायद कोई और प्रोफेशन में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जब टू मच ऑफ इट होता है ना, जब ऐसा लगता है कि यार कल टेलीकास्ट है, आज हमारे पास नहीं है। मेजरली टेलीविजन में ऐसा ही होता है, बिकॉज ऑल 7 days देयर इज अ टेलीकास्ट। हम लोग 12 घंटे की शिफ्ट में 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे काम करते हैं, या उससे भी ज़्यादा। कभी कभी तो सेट पे भी रुकना पड़ जाता है बिकॉज टेलीकास्ट इशू होता है। उस टाइम पे ऐसा लगता है ना कि यार इतना काम करवा रहे हैं, क्यों परेशान करके रख दिया है ये वो। तो जिस चीज़ से प्यार है ना, उस चीज़ पे ही वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसमें जो हम लोग एनर्जी, उसमें जो हम लोग प्यार डालते हैं ना, वो इस लेवल पे ख़त्म हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई अब बस हो गया, अब मत करो। तो क्या हम लोग, और ये हर प्रोफेशन में है जहाँ पे इफ़ यू आर वर्किंग, ईदर यू आर वर्किंग टू मच जो आपको आपके काम से दूर लेके जा रहा है, या फिर यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल जिसकी वजह से आप फिर भी काम को कोस रहे हो। तो वो बैलेंस कैसे बनाएं कि बहुत काम होने के बावजूद भी, या काम नहीं होने के बावजूद भी एक मेंटल पीस बना हुआ है कि अंदर की इम्प्योरिटी ना खराब हो। गुड क्वेश्चन। पहला पॉइंट, शरीर की थकान
आप इसको ना एक्चुअली एनालाइज करना। शरीर की थकान तब होती है क्योंकि आप कैटेगरी बी पर हो। आई एम सॉरी, आई कैन फील इट हाँ नाउ। प्लीज प्लीज प्लीज। कैटेगरी बी पे ना एक प्रॉब्लम है। हाँ जैसे ए पे प्रॉब्लम है कि मेरे को पैसे चाहिए होते हैं हर चीज़ के लिए, जी। तो वो तो डेफिनेटली बोलेगा भैया मैं तो रुकूंगा ना, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा ये बता। हाँ वो मिलेगा तो मुझे मजा आएगा, हाँ तो फिर वो उसको थकान वकान दूर हो जाती है। हाँ करेक्ट। लेकिन कैटेगरी बी वाले को तो पैसे की चिंता नहीं होती, वो तो मजे के लिए कर रहा है। तो कैटेगरी बी की लेकिन एक प्रॉब्लम है, कैटेगरी बी को ना हमेशा चैलेंज चाहिए होता है। उसको अगर चैलेंज चीज नहीं मिले ना हाँ तो वो बोर हो जाता है। अब एग्जांपल देते हैं, एक टेनिस प्लेयर है फॉर एग्जांपल, वो टेनिस प्लेयर है, वो शुरू में सर्विस भी नहीं होती उस बेचारे से, लेकिन जब सर्विस होनी शुरू होती है तो फ्लो में चला जाता है। हाँ फिर बोलता है अब तो सर्विस बोर हो गया कर करके मैं, अब चलो मैं को ना भी एक मैच खेलना है, तो किसी को चल मैच खेल मेरे साथ। तो मैच खेलता है, शुरू में मज़ा आता है, फिर वो बोर हो जाता है, वो कहता है अब तो मेरे को चैंपियनशिप खेलनी है, मैं तो क्लब में जाके खेलूंगा। फिर क्लब में खेलता है, फिर वहाँ पर बोर हो जाता है, कहता है मेरे को डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, फिर मैं स्टेट चैंपियनशिप, फिर मैं नेशनल चैंपियन, फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप। हमेशा वो एक नया चैलेंज ढूंढ रहा है। और जब उस चैलेंज में होता है ना, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज आप बी पर हो ना, आपको अगर बहुत ही एक्साइटिंग काम होगा ना, आप 20 घंटे भी काम कर लोगे, आपको थकान नहीं होगी। लेकिन अगर सेम मोनोटोनस होगा ना, तो आप 12 घंटे का बोलोगे बस खत्म करना है यार, अभी हो गया ना, कितना मैं वही सेम करने बैठे। तो इट इज नॉट अबाउट वर्क इज नॉट योर वर्शिप। It is that I am not finding it challenging enough to excite me anymore. तो कैटेगरी बी वाले को ना नया चैलेंज ही चाहिए होता है ऑलवेज। तो दैट्स द रीजन यू फील दैट वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम वहाँ क्या होती है कैटेगरी बी में, क्योंकि अगर रोज बोरिंग काम ही मिलेगा ना, सेमी मोनोटोनस हो जाएगा ना, सैचुरेशन पॉइंट बहुत सैचुरेशन आ जाएगा, हाँ। तो फिर आप बोलोगे चल छोड़ पैसे दे दे ज़्यादा, तो बी वाले ए पे चले जाते हैं, जबकि बी वालों को सी पे जाना चाहिए था। तो मेजॉरिटी लोग जो बी पे थे बेचारे, वो सब ए पे चले जाते हैं, और ए वाले तो ए पर ही हैं। तो 90% जो ए पे थे प्लस 99% जो बी पर हैं, वो 99% ए पे हो जाता है। तभी ये वर्क लाइफ बैलेंस के कॉन्वर्सेशन शुरू होते हैं, तभी ये सब चीज़ें शुरू होती है। सी से पूछो ना, तो कहता है क्या वर्क क्या लाइफ, वी आर तो जस्ट माध्यम। बट सर वर्क लाइफ बैलेंस, जब आपने ये चीज़ ये टॉपिक छेड़ा आपने, मैंने एक जगह कहीं सुना था और मैंने इसी से रिलेट भी किया कि अगर आपको अपने किसी काम में, किसी क्षेत्र में आगे पहुंचना है, मतलब यू वांट टू बी एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर आप काम में अच्छा करना चाहते हो, आप घर पे उतना टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप घर पे टाइम देना चाहते हो, आप घर पे नहीं, आप काम पे नहीं टाइम देना चाहोगे। जिस चीज़ को उन्होंने एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया था कि सपोज एक वर्किंग वुमेन है, शी हैज़ डिलीवर्ड अ चाइल्ड, और अब उसके लाइफ में उसका जो बेबी है वो उसकी प्रायोरिटी हो गई है। शी वॉन्ट टू डू द मैक्सिमम शी वॉन्ट्स टू डू फॉर हर चाइल्ड। डेफिनेटली वो जो 15 घंटे 16 घंटे या जितना भी काम में अपना समय देती थी, अब वो उसको डिवाइड ऐसे करेगी कि जहाँ पे बच्चे के लिए ग्राफ ज़्यादा बढ़ गया है काम का और वर्क के लिए कम हो गया है। कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन होगा अगर हम इस आइडियोलॉजी में जीना चाहते हैं? तो पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। पहला क्वेश्चन, मैं ये वर्क लाइफ बैलेंस की डिबेट में घुसना ही नहीं चाहता, बिकॉज बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया एक्चुअली। 99% तो अपने ए पे बैठे हैं, तो भी डिस्कशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। लाइफ एंड वर्क कांट बी डुअल। दैट मीन्स आप बोल रहे हो वर्क लाइफ नहीं है ये, तो आपने ना लाइफ और वर्क को अलग कैसे कर दिया? It is not work-life balance. It is work life. And when work is life, when child comes, child becomes part of life. That becomes part of work. I will automatically balance it. It will not work. It will not be difficult. इसका मतलब अगर बाहर जाके ही काम होता है, ऑफिस पहुंच के ही काम होता है, और घर पे घर होता है, तो फिर घर और काम अलग अलग हो गया ना मेरा। जब परिवार बढ़ जाता है ना,
परिवार वो नहीं है जो घर पर है। परिवार की डेफिनेशन ही रॉन्ग है। 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है स्वार्थी। स्वार्थी मतलब काम से जो प्यार, सिर्फ पैसे से अपने प्यार। से ही सोचता है। बहुत नहीं, वो बहुत अपने बारे में सोचता है, वो मतलब ही नहीं है किसी से। दूसरा कैटेगरी होता है परिवार्थी। परिवार्थी वो होता है जो कि अपने परिवार के बारे में सोचता है। ये जो परिवार्थी कैटेगरी है ना, बहुत बड़ी है। जो अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए ही सिर्फ सोचता है, उसके लिए बाकी सब बाहर है। हाँ, परिवार अपना है, हाँ, बाकी सब बाहर है। हाँ, तो उसको वर्क लाइफ बैलेंस देखना पड़ेगा। बोले वर्क तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, लाइफ तो घर पे है, हाँ, हाँ, तो वर्क और लाइफ अलग अलग हो गई। अलग अलग हो गए हैं। फिर आता तीसरी कैटेगरी, परोपकार्थी। परोपकार्थी होता है जो सोसाइटी को अपना परिवार मानता है, नेशन को अपना परिवार मानता है, या फिर अपने उसका एक सर्कल बढ़ गया है, प्यार का, शुद्ध प्रेम का सर्कल बढ़ गया है। उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस, फिर वर्क ही उसकी लाइफ को हेल्प करने आ जाता है और लाइफ ही उसके वर्क के पास चली जाती है। मतलब बच्चे भी ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस भी घर पहुंच गया, तो वो कुछ भी हो जाता है। फिर तो वो एकदम फ्री परिवार बढ़ गया ना। अब मेरे को अगर ऑफिस वाले को बोलना है कि आज ना प्लीज डबल अप करते, मैं लेकिन खत्म कर दूंगा, रात में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो सो जाएगी तो मैं कर दूंगा उस समय, तो ऑटोमेटिकली लाइफ एंड वर्क बिकम वन। आपका नृत्य और वो नर्तक वाला ही गेम चल रहा है यहाँ पर, कुछ और है ही नहीं। फिर लास्ट कैटेगरी है परोपकार, सॉरी परमार्थी। परमार्थी के लिए तो पूरी दुनिया ही एक हो जाती है, वसुदेव कुटुंब। और वसुदेव कुटुंबकम हो जाता है। तो पूरा पूरा कुटुंब सब तरफ ही है। तो मुझे क्या, अभी मेरे से किसी ने पूछा कि आपको कोई पैसे की कमी नहीं लगती? मैंने कहा पूरी दुनिया का पैसा मेरा ही है, अगर मैं डिजर्व करता हूँ तो पहुंच जाएगा मेरे तक, कुछ जानना नहीं पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। तभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे जेब में पैसे हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे की कमी है, लेकिन उतने ही हैं जितने चाहिए। ज्यादा कभी होते नहीं, कम कभी वो होने देते नहीं। वो परमार्थी का जीवन। तो वहां पर वर्क और लाइफ तो एक ही। अब मैं अभी कुछ टाइम से थोड़ा बहुत भगवत गीता को भी पढ़ना शुरू किया है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं पढ़ी हूँ, कोशिश कर रही हूँ 2 श्लोक्स इन 1 डे ऐसा करके। अब इट इज़ वेरी वास्ट फॉर श्योर, बट क्या उसको हम लोग मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो समझने के लिए हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ कर्म रिलेटेड। उसमें मतलब जो अभी तक जो मैंने समझा है, तो क्या अपने कर्म को हम 100% ऐसा बना सकते हैं जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो? क्योंकि अगर कुछ हमारे लिए अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी के लिए तो वो कम ही हो जाएगा ना? नहीं, रॉन्ग, नो। भगवत गीता बहुत वास्ट नहीं है, एक लाइन ही है खाली। वो 18 अध्याय हैं, लेकिन सब 18 अध्याय ना एक ही बन जाते हैं। जब आपको समझ आ गई ना तो लगता है कि हर श्लोक पे ना सेम ही चीज बोली है। श्री कृष्ण बहुत स्मार्ट थे, वो हर श्लोक में एक ही चीज बोले जा रहे हैं, वो अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं बस। आपको मैं एक श्लोक बताता हूँ भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 2 श्लोक 38 है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो यतो युद्धाव युद्धस्व नैवम पापम अवाप्यसि। अब इस श्लोक में क्या बोला उसने? जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था हो जाती है, लाभ और हानि समान अवस्था हो जाती है, यतो युद्धाव युद्धस्व, उसके लिए ना युद्ध भी पाप रहित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? बहुत डीप अर्थ है। और यही चीज ना उन्होंने पूरे चैप्टर 2 में बोली, वही चीज स्मार्टली चैप्टर 3 में हर श्लोक में वही बोली। चैप्टर 4 में भी सेम ही चीज बोले जा रहे हैं, और अर्जुन को लग रहा है नया नया ज्ञान मिल रहा है, कुछ नया नहीं मिल रहा, सेम ही बोल रहे हैं। चैप्टर 6 में उन्होंने शिफ्ट किया कि भाई तू बहुत नीचे है अभी, एक काम कर, तो अभी ना राजयोग पे आ जा, तो बोलते आसन बैठ। लेकिन चैप्टर नंबर 5 तक उन्होंने फुल ज्ञान को ही एक्सप्लेन किया। आगे भी गए, भक्ति में गए, लेकिन वो डीपर गए। अब आपको समझाता हूँ कि अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला श्री कृष्ण। उन्होंने बोला हर श्लोक में कि आपका कर्म यज्ञ बना दो, आपका कर्म यज्ञ बना दो। इंसान ना बहुत बेईमान हो गया एक्चुअली।
वो क्या सोचता है कि मैं गया, बेचारे पेड़ से या प्लांट से मैंने फूल तोड़ा और मंदिर में जाके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया और बहुत बड़ा काम कर लिया। फूल बेचारे पेड़ का, चरण बेचारे भगवान के, तुमने तो कुछ करा ही नहीं। श्री कृष्ण बोलते तो खुद को चढ़ा दे। खुद को चढ़ा दे मतलब मैं को चढ़ा दे, समर्पण, मैं को चढ़ा दे। अगर तेरे को चढ़ाना है ना सच में, तो मैं चढ़ा दे। मैं चढ़ाने का अर्थ क्या है? मैं चढ़ाते ही आपका हर कर्म ऑटोमेटिकली यज्ञ बन जाता है। कैसे बनता है यज्ञ? मैं के चढ़ते ही, मैं के आहुति देते ही उस यज्ञ के अंदर आपके जीवन से पास्ट और फ्यूचर निकल जाता है। क्योंकि पास्ट में ही हम सोचते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, repercussions, और फ्यूचर में सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा। तो मैं चढ़ गया तो मैं निकल गया तो पास्ट गया, फ्यूचर गया, बचा प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में तो कभी दुख होता ही नहीं। दुख तो होता है ना कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, या फिर कल में से ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो आप हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हो। जैसे ही मैं चढ़ गया, प्रेजेंट में आ गए, और जैसे ही प्रेजेंट में आ गए, आपका हर कर्म यज्ञ बन गया। अब इसका मतलब आपने जजमेंट छोड़ दिया, आपने जजमेंट लेना छोड़ दिया, आपने चॉइस करनी छोड़ दी, चॉइसलेसनेस स्टेट में आ गया। तो आप अभी उस स्थिति में हो कि सपोज आप एक डॉक्टर हो और आपके सामने टेररिस्ट आया है जो कि घायल है, आपको क्या करना है? एज अ डॉक्टर तो मैं इलाज करूंगी, बचाना है। आपको ये जजमेंट नहीं करनी है कि अरे तो टेररिस्ट है। आपके सामने वो आया है, इसका मतलब क्या कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि आपके सामने आना चाहिए। आप उसके सामने आए हो, यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि आपको उसको बचाना है। आप कौन होते डिसीजन लेने वाले? नानक जी बोलते थे, तेरा हुक्म, आपके हुक्म से मैं चलता हूँ। ये उनका हुक्म है, मेरे को करना है। अब ये हो सकता है कि मैंने उसको बचाया और उसने मुझे ही मार दिया उसके बाद, हो सकता है, लेकिन वो भी उनका हुक्म है। तो आप जब उस स्थिति में, वही अर्जुन को बोल रहे हैं ना, तेरे को तो यहाँ पहुंचा है ना, तेरे को लड़ना है ना, तेरे को लड़ना पड़ेगा, ऑप्शन कहाँ है तेरे पास? यू कांट मेक ए जजमेंट कि ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अर्जुन को लग रहा था ये सब मेरे हैं, मैं समर्पित नहीं था ना। ऐसा थोड़ी कि उसके पहले उसने कभी लड़ाई नहीं करी थी, सबकी हत्याएं करके तो आया था वो। बिल्कुल। इतना बड़ा क्षत्रिय था, लड़ाई करके ही आया था। लेकिन वहां क्या प्रॉब्लम हो गई? वहां प्रॉब्लम कि सबको मेरा मेरा दिखना शुरू हो गया, उसको सब में मैं ही दिख रहा था। कृष्ण ने बोला ये क्या है, ये कौन सी जजमेंट है? तू यहाँ बैठा है। तभी उसका चैप्टर 2 का 11वां श्लोक में पहले डांटते हैं उसको, कहते बहुत ज्ञानी बनते हो लेकिन मूर्खों जैसी बात करते हो। और वहीं पर पूरा चुप हो गया था वो अर्जुन को। उसे लगा कि वो भी ये बोलेंगे हाँ तो सही बोल रहे बेटा चल। ये नहीं। और भगवत गीता का आपने चर्चा की, भगवत गीता के अंदर तो श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर बोला है। उन्होंने क्या बोला, और यहाँ पर बिजनेस की स्पिरिचुअलिटी होनी क्यों जरूरी है। अर्जुन बोलता है कि अभी आपने बोला कि अपने को ये सब कुछ करना चाहिए, मोक्ष के लिए काम करना है, और सारे मार्ग बताए, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो मैं भी चाहता हूँ, मैं भी बाहर जाके ना साधना कर लेता हूँ। तो श्री कृष्ण बोला तो जानता है तभी ये युद्ध हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग धर्म जानते हैं वो बोलते हैं कौन झंझट में पड़ेगा, मैं जाके ना संन्यास ले लेता हूँ। और जो अधर्मी हैं वो बिजनेस चला रहे हैं। फिर तुम जाके मत बोलना कि ये गलत हो गया। अगर सच में संसार का उद्धार करना है तो जो लोग धर्म जानते हैं उनको बिजनेस करना चाहिए। तभी धार्मिक एंटरप्रेन्योर्स का जन्म होगा। जब तक धार्मिक एंटरप्रेन्योर का जन्म नहीं होगा तब तक एंटरप्रेन्योर मंकी से मंक नहीं बनेगा, तब तक बिजनेसेस धार्मिक नहीं हो सकता, तब तक इस सृष्टि का उद्धार भी नहीं हो सकता। और सर ये आज के कंपैरेटिव वर्ल्ड में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? कब नहीं था कंपैरेटिव वर्ल्ड? आपने तो एग्जांपल दिया महाभारत, वो कंपटीशन नहीं था क्या था? हाँ कंपटीशन ही था, लेकिन अभी कोई धर्म के बेसिस पे नहीं चलना चाहता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम वन पर्सन, वो चीज़ तो है ही,
इट इज़ ओनली वन। यस। एंड जब आप चलते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप वो श्री कृष्ण ने बोला वही, आप यज्ञ में लग जाते हो। और जब आप ईश्वर के यज्ञ में लग जाते हो तो फिर यूनिवर्स सपोर्ट करने आ जाता है। कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। आपको बस पूरी शुद्धता से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के समर्पण करना है, और आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे बिना किसी डाउट के उस कर्म में लगे रहना है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मतलब फेथ, सबूरी मतलब पेशेंस। आपको शायद आपके समय पे ना मिले, लेकिन आपको फेथ रखना पड़ेगा और अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। एक मैं थोड़ा सा डेविएट कर रही हूँ इस चीज़ को। जैसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो पहले किसी को बताना नहीं चाहिए, लेट दैट हैपन, देन यू टेल द वर्ल्ड। तो अभी मैं कुछ रिसेंटली एक जगह से मुझे फ़ोन आया था अबाउट शॉर्ट लिस्टिंग और समथिंग। तो मैंने मम्मी को बोला कि मतलब शॉर्ट लिस्टिंग का कॉल आया है। तो माय मॉम वाज लाइक कि अभी किसी को मत बताना जब तक कुछ अच्छा ना हो जाए, नज़र लग जाएगी। आफ्टर सम टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम दिल्ली, शी कॉल्ड मी एंड मतलब हमारी बात होते रहती है कि क्या चल रहा है आजकल, हाउ इज़ योर वर्क गोइंग एंड ऑल। मगर नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जैसा होगा देखते हैं, अभी तो कुछ है ही नहीं। तो इज़ हाइडिंग समथिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइंग टू समबडी? ओके, मैं आपको ना इसको दो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट कि किसी को बताना नहीं चाहिए। थोड़ा सा डेविएट हो रहा है बट नहीं, इट्स ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि एट वन पॉइंट टाइम यू आल्सो लाइंग एंड एट वन पॉइंट टाइम हमने झूठ तो नहीं बोला, सब छुपाया। तो क्या दोनों इंटरकनेक्टेड हैं? अश्वत्थामा मारा गया। एनीवे, तो आपको फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, पहला क्वेश्चन आंसर। किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, एक्चुअली आपको बताना नहीं चाहिए का जो ये प्रथा आई है ना, ये नज़र लगने से नहीं आई है। पता है हमारे संस्कृति में जो लोग ऋषि मुनि थे, उनको एक और शब्द दिया गया था, मुनि। मुनि का अर्थ पता है क्या होता है? मौन। जो मौन हो गया। हाँ। मौन कौन हो जाता है? मौन वो हो जाता है जो फ्लो में चला जाता है। तो सुख दुख है समय कृतव। सुख के टाइम पे आप बताओगे क्या? आपका मन करेगा। दुख के टाइम पे छुपाओगे। हाँ। यानी कि आपके एक्शन दोनों में बदल गए। हाँ। तीसरी स्थिति में जब आप ना सुख में हो ना दुख में, तो क्या हो जाओगे? न्यूट्रल। हाँ, मौन। करेक्ट। तो बताना नहीं इज नॉट बिकॉज की नजर लग जाएगी। बताना नहीं मतलब स्टे इन प्रेजेंट। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो कोई मतलब मैंने कर्म किया। देखो आप समझो, भगवान श्री राम का भी एक बड़ा सुंदर सा चीज है। एक दिन पहले तो राजा बन रहे थे, अगले दिन बोलते चलो भैया उतारो कपड़े वपड़े, जाओ वनवास में जाओ। ना तो वो राजा बन रहे थे इसलिए सुखी थे, और ना ही वनवास में जा रहे हैं इससे दुखी हैं। यही उनको भगवान की श्रेणी देता है। तो जिस समय आप हर चीज को उस प्रेजेंट में एक्सेप्ट करते हो, तो आप एकदम शांत हो जाते हो। आपको बताने का मन क्यों करता है? क्योंकि मन अशांत हो जाता है। हाँ, स्प्रेड करने मन का एकदम कुछ पड़ गया उसके ऊपर। बताऊं किसी को बताऊं। हाँ। और नहीं बताने का मन क्यों करता है कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, छोड़ो नहीं बताऊं। तो दोनों ही स्थितियों में गलत है ना वो। तो सुख में खुश हो जाना और दुख में दुखी हो जाना दोनों गलत है। दोनों ही एक्चुअली तो अधर्मी है। आपको शांत रहना ही धर्म है, मौन रहना ही धर्म है। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, आपसे प्रश्न पूछा, आपका उत्तर सत्य ही होना चाहिए, वही धर्म है। बाकी सब कुछ मन की वृत्ति है। और ये सब कार्मिक अकाउंट में ऐड हो रहा है। नहीं, क्योंकि बोल भी देते ना कि अरे हमने तो तुमसे फोन करके पूछा था लेकिन तुमने छुपा लिया, ये तो गलत किया तुमने। आपको हर पॉइंट पे सच का ही साथ देना है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन सच को भी जरा ध्यान से साथ देना है। हाँ सर, आप चूँकि वर्क प्लेस की बहुत सारी बातें करते हैं, तो एक वर्क प्लेस रिलेटेड मैं आपसे थोड़ा नॉलेज लेना चाहूँगी। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जहाँ पे हमें वर्क प्लेस में मनमुटाव नहीं होता है, होता ही होता है। इवन इफ अगर हम एक सेम माइंड से भी काम कर रहे हैं तो भी डिफरेंस होता है। करेक्ट।
कभी कभी वो डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे हो जाता है दैट इट एंड्स अप इनटू एन आर्ग्यूमेंट वेयर यू जस्ट एंड अप क्रिटिसाइजिंग योर वर्क. तो अगर कोई कैटेगरी बी में भी है मेरे जैसा इंसान हु रियली लव्स टू वर्क, कहाँ तक वो पेशेंटली उस चीज़ को बैलेंस आउट करेगा जहाँ पे आसपास के लोग भी बुरा ना फील करें? और ओह माय गॉड, बहुत बहुत काम कर रहे हो. ओके, बहुत सिंपल है, मतलब मुश्किल है ही नहीं एक्चुअली, हमने बहुत मुश्किल बना दिया है इसको. एवरीथिंग अराउंड यू इज़ योर रिफ्लेक्शन. एवरीथिंग अराउंड यू इज़ योर रिफ्लेक्शन. ये एक इडियम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सच है. आपके आसपास जो भी हो रहा है वो आप ही हो. अब ये बात मानना बड़ा डिफिकल्ट है यार, मतलब वो चोरी कर रहा है, मतलब मेरे साथ पास हो रहा था, मतलब मैं चोर थोड़ी हूँ. अब मैं यही कहने वाली थी कि एवरीबॉडी वांट्स टू विन द कॉन्वर्सेशन. बट इस वर्ल्ड में जो हारा है ना वही जीता है, क्योंकि जीतती तो सिर्फ ईगो है और हारती भी ईगो है. तो अगर मैंने ईगो को हरा दिया, ईगो जीती हारी नहीं, मैंने ईगो को हरा दिया अपनी, तो मैं जीत गया. तो दुख या सुख जो वर्क प्लेस के अंदर होते हैं वो सब कुछ नहीं मेरा ईगो मसाज हो रहा है एवरी मोमेंट. तो अगर मुझे आज अवार्ड मिल गया, न्यूज़पेपर में मेरा फोटोग्राफ आ गया, ईटी का कोई अवार्ड है और मेरा नाम चला गया, तो बस उस दिन तो माई ईगो इज़ ऑन फ्लाइंग हाई. लिंक्डइन में मेरा पोस्ट आएगा और फिर उसके बाद मेरे सब घर वाले मुझे बोलेंगे और सुबह उठूँगा ट्रॉफी मिलेगी. अब इमेजिन करो नेक्स्ट टाइम आपका नहीं आया, किसी और का आ गया, तो उस दिन तो आप सुसाइड ही कर लोगे. तो अगर हमने ईगो को किसी दिन जीतने दिया तो रेडी रहना कि वो ईगो कभी तो हारने वाली है. तो वर्क प्लेस के अंदर मन मुटाव का मतलब ये है कि मैं अभी भी जिंदा है. और अगर मैंने अपने इस मैं को ख़त्म कर दिया तो मेरे को सबसे ही प्रेम हो जाएगा, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे को तो हर्ट ही नहीं हो रहा ना. अभी तो मैं जी रहा हूँ, प्रेजेंट में जी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ. तो मन ही नहीं रहा तो मोटाव कहाँ से होगा, क्योंकि मन का जो आहार है वो मैं है. जब मैं गया तो मन गया, और मैं गया मन गया, तो आत्मा और शरीर बस दो ही रह जाते हैं. इसी को महाकुंभ बोलते हैं. जिस समय आपके अंदर मन विलीन हो जाता है, आत्मा और शरीर एक हो जाती है, तो आत्मा इज़ गंगा, शरीर इज़ यमुना. जब दोनों एक हो जाते हैं तो ज्ञान का जन्म होता है, अदृश्य सरस्वती. इसी संगम को संगम बोलते हैं, और शरीर ही महाकुंभ बन जाता है. तब आप उस समय आपके कहीं पर भी रहोगे ना, आपको दुख ही नहीं आने वाला है. तो आप किसी भी वर्क प्लेस को चेंज करके या काम को चेंज करके थोड़ी आपके अंदर कुछ सुख आने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो अंदर ही हो रहा है. आपको बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि बोलते हैं बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत ये है, बहुत ये वो एक्चुअली वो बाहर पॉलिटिक्स नहीं है, वो अंदर ही चल रही है पॉलिटिक्स पूरी. तो अंदर पॉलिटिक्स चल रही है तो वो मैं जहाँ जाऊँगा पॉलिटिक्स को जन्म ही दे दूँगा. तो अगर बाहर प्रॉब्लम है और मेरे को उससे दुख लग रहा है, तो कबीर का दोहा याद रखने का. कबीर क्या बोलते हैं? निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी समाए. क्यों बोला? कि आप अपने आंगन में ना निंदकों को रखो, और निंदकों को रखो और बाहर जाके मिलो उनसे. तो आपकी निंदा करे, आपको गुस्सा है ना, तो मतलब काम करना बाकी है. मेरे में अंदर जाता हूँ, अपने पे काम करता हूँ, फिर आके चेक करता हूँ. जिस दिन बाहर आऊँ निंदक मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मतलब मैं तो कई बार बोलता हूँ, अभी आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल हियर, बट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की हालत बहुत आसान नहीं है. कितने निंदक, मतलब मेरे पास तो कोई अगर इंस्टाग्राम पे मेरे अगेंस्ट कुछ लिखते तो मैं वो पोस्ट ही डिलीट कर देता हूँ. और आप सोचो इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, कितने आसान नहीं है. इट इज नॉट इजी. यू कांट फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम वन पर्सन. घर पे आपके अगेंस्ट कोई बोलते आपका अहंकार ऐसा जग जाता है. आप तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे, एकदम सडनली जग जाता है कि क्या हो गया ये.
तो आइडिया इज कि ये आपकी यात्रा है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं वर्क प्लेस के अंदर, तो यू शुड बी ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू। तो क्या वो चीज़ बीइंग, जिसको बोलते हैं ना कि ही इज़ अ वेरी इंडिफरेंट पर्सन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो चीज़? बड़ा अलग है, बहुत अलग है। तो 3 टाइप के लोग हैं वापस से। एक है विचारहीन, वो ये हो गए इंडिफरेंट वाले। दूसरे होते हैं विचारों से भरे हुए, जो चिंता करते रहते हैं बेचारे, अर्जुन टाइप। और तीसरे होते हैं निर्विचार। तो जब मैं विचारहीन और निर्विचार सेम टाइप के लगेंगे, ऐसा लगेगा ना गधा तो एकदम स्पिरिचुअल आदमी है, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं, वो विचारहीन है। निर्विचार वो होता है कि उसका सब कुछ होता रहता है, लेकिन उसको तब भी वो बांसुरी बजाता रहता है उसमें, तब भी वो अपना कर्म करता रहता है, तब भी वो प्यार स्प्रेड कर सकता है, तब भी वो गले लगा सकता है। विचारहीन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निर्विचार को दर्द होता है, देयर इज पेन बट देयर इज नो सफरिंग। सो पेन विल नॉट डिसअपियर बट सफरिंग विल डिसअपियर। जो इंडिफरेंट होते हैं उनको पेन ही नहीं होता है, वो एनेस्थीसिया लेके बैठे हुए हैं। और सर आप, सिंस आपने भगवत गीता की इतनी बात की है, एंड आई एम श्योर कि आपको एक एक डिटेल पता होगा उसके बारे में, हमारे जनरेशन में जहाँ पे कहते हैं ना आगे बढ़ने के लिए लोग दे आर रेडी टू टेक रॉन्ग पाथ ऑल्सो, क्या आप उस चीज़ हमारे लिए, क्या आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे विच वन कैन डू इन एवरी डे लाइफ, कि आप बस इतना सा करके देखो आपको फ़र्क पता चल जाएगा? पहली बात तो 26 साल की उम्र में बिलियनर बनने की कोशिश मत करो। सबको लगता है इन्फ्लुएंसर बन जाता हूँ। अगर हम ऐसे अपने सामने इंस्पिरेशन देखें तो भी नहीं। इंस्पिरेशन नहीं है वो जेलिसी है, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। वो हो गया ना किसी के साथ, वो हैप्पी एक्सीडेंट है। वो उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसके लिए किया नहीं था, उसके साथ भी हो गया था। आई हैव सीन पीपल ऑफ, आई डोंट बिलीव इन दिस योर एंड माई जनरेशन, बिकॉज मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है तो सबके सब एक ही उम्र के होते हैं। वो तो सिर्फ बॉर्न अलग अलग टाइम पे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूम है, लाइफ इज़ कंटिन्यू। बट लीविंग दैट असाइड, बट if I see your generation, what the generation of your age wants to achieve what a 45-year-old man has achieved after doing so much of perseverance, persistence and patience. ये पेशेंस का गेम है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपका काम करते रहो। रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपका कर्म पर ही अधिकार है, और कर्म के अलावा आपके पास और किसी चीज़ का अधिकार नहीं। सिर्फ वो अधिकार आपको जन्म से मिला है, केवल और केवल कर्म पर अधिकार है और किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है। तो इसलिए सिर्फ एक ही सिंपल मंत्र है, काम करो और प्यार करो, और कोई मंत्र ही नहीं है। एक्चुअली रीफ्रेज करता हूँ, काम करो और प्यार बनो। प्यार करो भी मत, प्यार बन जाओ। आपके होने से खुशबू फैल जाए, आपकी बातों से नहीं फैले, आपके होने से ही फैल जाए। आप पहुंचो, लोगों को लगे कि वो अच्छा वातावरण बदल गया सडनली। वो तभी होगा जब अंदर से अनकंडीशनल भाव से आप जी रहे होगे, तो आपके होने से ही सब कुछ अच्छा हो जाता है। और वही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरे होने से मेरा वातावरण बदल जाता है आसपास। तो आपको वातावरण नहीं चूज करना पड़ेगा, आप जहाँ जाओगे वहाँ का वातावरण आप जैसा बन जाए। और बहुत थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा नहीं, कम्प्लीटली हटके, आपने एक कॉस्मेटिक ब्रांड भी शुरू किया है। हाँ, तो मेरे से ना बहुत लोग बोलते हैं ज्ञान देना बहुत आसान है, दूसरों को बिजनेस कैसे करना चाहिए बताना बहुत आसान है, करके दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वी हैव स्टार्टेड अ ब्रांड कॉल्ड एज नेचर फॉर नेचर, एन फॉर एन, फिलॉसफी ड्रिवन ब्रांड। फर्स्ट फिलॉसफी, देन कॉमर्स। डिफ़िकल्ट कमोडिटी मार्केट, हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में ही कितने हैं। हमने लेकिन अपनी फिलॉसफी को क्लियर रखा। अगर हम नाम देखें नेचर फॉर नेचर, what it actually means, we are bringing nature to you, so it is 100% natural. नंबर 1 कंडीशन, हम इसमें केमिकल की एक बूंद भी डालेंगे,
क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि मेरा एम सिर्फ आपको सुंदर बनाना नहीं है। मेरा एम है कि आपकी सुंदरता इनकम्प्लीट है अगर आपको सुंदर बनाने के चक्कर में मैंने वातावरण को ख़राब कर दिया। तो इस संसार में एक भी आदमी दुखी है ना, तो आपका सुख इनकम्प्लीट है। तो मेरे कर्म में तो कम से कम वो नहीं होगा, तो सर्वे भवन्तु सुखिना तो रहेगा ही रहेगा। तो केमिकल्स यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी पूरी प्रोसेस के अंदर, उसके पूरे वे ऑफ वर्किंग के अंदर कहीं ना कहीं पे हम एनवायरनमेंट को स्पॉइल करते हैं। सेकेंडली, वो केमिकल जब आपके ऊपर जाता है तो आपका शरीर भी एक पॉइंट के बाद तो स्पॉइल हो ही जाता है। अब तो वी आर वेरी रिसर्च ड्रिवन ब्रांड एंड वी आर एक्चुअली डिस्कवरिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि विल गिव यू सेम रिजल्ट एज an active ingredient, active agent in a product in the same time, and will not have a long term impact. So, and is affordable and is accessible. Difficult? Yeah, it's for all age groups. It's unisex. It's everything. So, एक example देता हूँ. जैसे for example retinol, बड़ा famous है. Retinol does what? कहने को it does helps you in anti-aging, wrinkles get removed. So वी सेट रेटिनॉल तो मैं लगाऊंगा नहीं, तो लैब में बनता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, रेटिनॉल की लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आपके माइक्रोबायोम्स मर जाते हैं, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद आपका स्किन यूज्ड टू हो जाता है उसके लिए। सो वी डिस्कवर्ड साइक्लोरेटिनॉल विच इज एक्चुअली अ रेटिनॉल विच इज डिस्कवर्ड फ्रॉम एन हर्ब, एंड इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल, एंड it is giving you same, it's clinically proven ingredient, giving you same results as retinol. Anti-aging is there, there is wrinkle free, everything, skin repair, everything happens. So our concept is when nature meets nature, beauty itself blossoms. आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपको अगर बहुत सुंदर बनना तो आप चले जाओ ना हिमालय, वैसे ही सुंदर हो जाओगे। कौन से कॉस्मेटिक ब्रांड लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको? But how is a chemically driven brand different from what you have brought to us? So very simple, again the same thing. Chemically driven brand are creating the same extracts in a lab, so it becomes cheaper to make, so cost effective, and that's what it can be of a lower price. What we have taken a hard way around, we have found natural, like for example we have a lip balm which has a active ingredient called as IBR. Now IBR is extracted from jojoba oil and orange fruit. इन दोनों को यूज़ करके IBR निकलता है and gives you beautiful brightening. It gives you lips become absolutely clean. And it is same. Pomegranate है तो उसमें it's very natural. So we have not even put artificial preservatives. We have used only naturally extracted preservatives. So it's another one initiative in the world to say that yes, it is possible to create a philosophically strong, sustainable commodity brand. Will it be successful? I never work for success. Is it successful today? In my eyes, yes. Will people love it? I don't know. Do I love it? Answer is yes. So will people enjoy using it? I don't know. Am I enjoying it? Answer is yes. Do you have problems today? Answer is yes or no. I don't see any problems. In your eyes maybe the problem, in my eyes there are no problems. Will you have difficulty tomorrow? Tomorrow I don't know. Do you have difficulty today? Answer is no. So आज तो कुछ इशू ही नहीं है ना। आज we are having this beautiful conversation and I'm going to give you a hamper. You can use those products. You love it, we will love it. So idea is that आप कुछ भी करो. We run a school in Ahmedabad. Now that school itself is again based on the principles of dharma. बच्चों में वो धर्म डालना कितना सुंदर है, मतलब वही ये जो बातें आज हम कर रहे हैं, इस एज में कर रहे हैं, तो बचपन से करते तो कितना अच्छा होता था. We just finished our annual function in that school and I was not behaving like a regular director. I said कि बच्चों के साथ मैं भी ना अभी हम सूत्रधार बनूंगा. तो that was Krishna Leela we did
And I was Sutradhara, I explained what Krishna means, and I included parents in the whole process. So what I could do with parents, teachers and students, I wasn't sure an anchor can do. So I saw many, बहुत कवियों से मिला, मैंने कहा तुम ना सब अपना प्रदर्शन करने आ रहे हो, मुझे ना वहाँ कुछ करना है. तो I think it was a best time of my life. How I actually started my journey of कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक कैसे बच्चों ने उस पूरी चीज़ को वीव किया. This is what gives you happiness. This is what gives you become a माध्यम. You are actually giving out and you are giving to the world. So sir, मैं अब आपको आपके पिछले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रही हूँ एंड बस 2 क्वेश्चंस और मेरे रह गए आपसे. आपने भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया एट अ वेरी वेरी गुड पोस्ट. आपको ऐसा क्या लगा कि दिस इज़ समथिंग जो कि मैं जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ शायद ये वैसा नहीं जा रहा है, एंड इफ़ दैट वाज हैपनिंग, आपने वो सब्र, आपने वो पेशेंस, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? ऐसे इतना मेहनत लगा नहीं इतना आप एक्सप्लेन कर रहे हो. क्योंकि मे बी यू हैव अचीव्ड दैट, इसलिए आपको लग रहा है कि इट्स इजी, बट मतलब इट वाज वेरी इजी. I was in HSBC. I realized कि HSBC में मैं क्या कर रहा हूँ. There's no difference I'm making. I was at ISB Hyderabad. So HSBC comes with 2 scholarships there. I was one of the scholars there. So I got the full fees paid. And you're an IITian? I'm from IIT Bombay. Oh, lovely. So fees paid. अब क्या मेरे पैसे जेब में कोई पैसे तो होते नहीं हैं. अब जब मैं ISB गया भी था, I had a child in my hand. I had no money in my account. But I believed कि जिसने ISB दिया उसने वो फीस भी पे कर देगा. मेरे को लोन मिल गया. मैंने कहा लोन मिल गया तो लोन चुक भी जाएगा. सेकेंड मंथ में HSBC आया, HSBC ने मेरे स्कॉलरशिप दी, लोन चुका दिया, HSBC ज्वाइन हो गया. देन अपॉर्चुनिटी केम टू गो टू केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट. आई वेंट देयर आल्सो. उसके लिए फिर लोन ले लिया कि अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे लिए सोच के ही आई होगी तो ले लिया. फिर उसके बाद HSBC छोड़ना मतलब ये पैसे वापस करने पड़ेंगे. तो छोड़ने से पहले मैं मार्कंड भाई से मिला. उन्होंने बुलाया मुझे एक्चुअली किसी काम के लिए. तो मैंने कहा उन्होंने बुलाया तो ज़रूर नेचर ने कुछ सोचा होगा. मैंने हाँ कर दिया. उन्होंने HSBC के पैसे चुका दिए. फिर उसके बाद कहानी चलती रही. मतलब आई हैव नेवर क्वेश्चनड एनी प्लान ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स. नो, बट कोई तो एक ऐसा टाइम हुआ होगा जब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि नो, इट इज़ मेरे आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है. क्योंकि हमारे हर किसी के लाइफ में ये इंसिडेंट आता ही है जब वो अपने काम के टाइम पे क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ. मेरे साथ सिर्फ इतना हुआ कि अगर मुझे लगा कि हाँ मेरे सामने जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा तो मैं उसका पार्ट नहीं बना. इवन इफ आई वॉज पार्ट ऑफ इट. लाइक देयर वाज अ कंपनी, आई वाज अ CEO देयर. आई अंडरस्टूड कि यहाँ पर आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी, बट वहाँ पर चीज़ें ना अनएथिकल हो रही है. तो मैं कंपनी में ही रहा जब तक मेरे सामने कुछ और आया नहीं. बट आई वॉज ऑलवेज डिटैच्ड. And to an extent that promoters stopped talking to me, employees stopped talking to me. I used to in my room, but I was in my sadhana. I said जो होना है वो हो जाएगा. और राइट चीज़ हुई, उसके बाद राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई, अपने आप ही मिल गई, अपने आप ही आ गई, अपने आप ही ले लिया. और एक समय आया कि अब लगा कि हाँ अब और आया, मैंने कुछ किया नहीं, अपने आप हुआ. समय आया जब लगा कि हाँ अभी ट्रांसऑर्गेनाइजेशन मेरे हाथ में है और मुझे अभी इसको वर्ल्ड को देना है. Then I transitioned to that also. वो भी हुआ, सामने से ही आया और होता ही गया. आज भी हो रहा है. Everything is happening. You are not doing anything. आप सिर्फ एक माध्यम हो, आप सिर्फ एक मीडियम हो. And the last question is, according to your spiritual studies जो आपने अभी तक की हैं, आप हम लोगों को या for that matter यहाँ पे जो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप एक की आइडिया आप क्या देना चाहते हो दैट यू मस्ट फॉलो दिस, या हमारे जनरेशन को आप ऐसा क्या बोलना चाहते हो कि आप ये करके देखो एंड यू विल सी द मैजिक? क्योंकि ये इतना वास्ट है कि हम लोग हर कोई नहीं पता भी नहीं चलता है कि स्टार्ट कैसे करें. ओनली स्टार्ट विद अनकंडीशनल लव, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. अनकंडीशनल लव इज़ द ट्रू लव. देयर इज़ नो. प्यार और मोह में फ़र्क होता है. मोह आपको बांधता है, प्यार आपको मुक्त करता है. मोह में व्यापार होता है, प्यार में व्यापार नहीं होता है. मोह में आप ये सोचते हो कि मैं ये करूँगा तो वो मेरे लिए क्या करेगा. प्यार में आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा.
मोह में कैलकुलेशन होती है, प्यार में कैलकुलेशन नहीं होती. आप ये ट्राई करके देखो एंड यू सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्म्स इमीडिएटली. एंड एनी पर्टिकुलर श्लोक फ्रॉम भगवत गीता जिसको आप यूज़ करके कंक्लूड करना चाहेंगे? I will only, the slok which I spoke to you is my very favorite slok, and I continuously, and there is one, there are 2-3 shloks and all are magical anyway. So one is the same thing, sukh dukh samay kritva labha labho le ajayo. That's a very beautiful slok because it gives you peace कि अगर मेरे लिए सब कुछ समान अवस्था हो जाए तो सब कुछ कितना सुंदर होता है. दूसरा एक श्लोक है कि जहाँ पर अगर आपने आपको समझ में आ जाएगा कि मृत्यु कब होने वाली है आपकी. वो बहुत क्लियर श्लोक है, बहुत सुंदर है. वो कहते हो संगात संचायते कामः, संगात संचायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सन्मोहः, सन्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. संगात संचायते कामा, संगति काम को जन्म देती है, डिजायर को जन्म देती है. संगात संचायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध का जन्म होता है. क्रोधात् भवति सन्मोह, क्रोध में सन्मोहन डिल्यूजन हो जाता है. सन्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, यानी कि जब सन्मोहन में होते हो तो आप पागल हो जाते हो. हाँ, बुद्धि खो जाती है. बुद्धि खो जाती है. विभ्रंशः, बुद्धिनाशात् स्मृति भ्रंशात् प्रणश्यति. संगात संचायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सन्मोहः, सन्मोहात् स्मृति विभ्रंशः, विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. और जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि का नाश मृत्यु के बराबर है. तो आई थिंक अगर हम ये दोनों श्लोक को अपनी लाइफ में लेके जिए ना, तो एक वन श्लोक इज टेलिंग यू कि काम से दूर रहो, संगति अच्छी रखो. एंड सेकेंड श्लोक इज टेलिंग यू जब आप सुख और दुख को समान रखते हो तो किस तरीके से आपके जीवन में हर कर्म यज्ञ बन जाता है. आपका प्रेजेंट ही पूर्ण हो जाता है. और जब प्रेजेंट पूर्ण हो जाता है तो वही भक्ति है, वही ईश्वर है, वही आपका सब कुछ है. Absolutely. There's so much to learn, so much to understand, and so much to begin also. कि एक्चुअली बहुत गहरी बात है. आपको बहुत इजीली फ्लो में आप कह रहे हो, लेकिन हम लोग इस चीज़ को जब समझ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर. बस वही करना है. यस कहते हैं ना, द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज़ टू बिगिन. वही वाली बात है कि शुरू कैसे करें आज, अभी. आज और अभी. एवरीडे रियलाइज़ नहीं होता कि कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कहाँ पे सही हो रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं. Correct. But there's a lot many things to understand and introspect also. Yeah. It was lovely talking to you. Lovely talking to you. Thank you.